किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। कुछ तो बना दिया ना, मेरे बस में हो तो कोई काम ना करूं, सारा दिन थक जाती हूँ और रोटी कैसे बनेगी। गेहूं ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीसकर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं, सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा? मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ, जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो। खेत पर बहुत गर्मी थी, मारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ, अभी बैठी हूँ। बिल्कुल अभी आकर, समझे? एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन उठ बैठ इधर उधर, मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं। मुझे और भी काम होते हैं, और वैसे भी मैं थक गई हूँ। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है, अब तो रोटियां बना देना। रोजाना चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी। चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है। सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सुलेखा, चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो, फिर कोई और काम आ जाएगा। तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूँ। सुलेखा, एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता, तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सुलेखा, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठकर ही सारे काम एक साथ कर लूं, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूं। छोटे छोटे 2 हाथ हैं, आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं, तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे, आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा, तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए। ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है।
सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी, और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन, क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे, तुम तो आज भी दुखी हो। मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती। मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बात के दो पहलू होते हैं। यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन? अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी।
ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी, मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल, रो नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए एक हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था। वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को ये सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं भाभी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई, पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूं, जिसमें वो दवाई मिली है, जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई।
गलती हो गई। आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है, पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया, पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद।